हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। तो इसमें हम बात करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स के बारे में। क्या होते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स, इसको देखेंगे। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, हमारी बॉडी के अंदर ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देन कौन कौन से फैक्टर होंगे जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इसके इम्पैक्ट, हमारे जो रूट्स होंगे ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको देखेंगे और उनके क्या इम्पैक्ट होंगे हमारी बॉडी के ऊपर, उनको डिस्कस करेंगे। देन बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, इसको देखेंगे हम। देन बायो इक्विवेलेंस ऑफ ड्रग्स, बायो इक्विवेलेंस ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब है, इसको भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स का क्या मतलब होता है, इसको हम डेफिनेशन में देख लेते हैं इसकी। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म दैट कंट्रोल इनफ्लक्स और इफ्लक्स ऑफ सब्सटेंस। हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, और इन प्रोटीन्स का काम होता है किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर लेकर के जाना और सेल के अंदर से बाहर लेकर के जाने का काम जो होता है इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स का होता है। हम इसमें देखेंगे हमारी ड्रग्स का क्या रोल होगा। हमारी ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स होती हैं वो ड्रग्स को कैसे अंदर आने देती हैं और कैसे ड्रग्स को सेल के बाहर निकालने का काम करती हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, एसेंशियल न्यूट्रिशन इनटेक, हमारे सेल के लिए जो भी एसेंशियल न्यूट्रिशन होंगी वो सेल के अंदर लेकर के जाना, और सेल के जो वेस्ट प्रोडक्ट, सेल जो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद में जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो सेल के बाहर निकालने का काम किसका होगा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स का होगा। अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स, मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला एबीसी, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स, और सेकंड नंबर पे जो हमारा टाइप है वो है एसएलई, सोल्यूट कैरियर प्रोटीन्स या फिर ट्रांसपोर्टर्स हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है, इस टाइप के ट्रांसपोर्टर्स के अंदर उस ट्रांसपोर्टर को अपना वर्क करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, वो एनर्जी बेस पे काम करेंगे, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास में जो सोल्यूट कैरियर प्रोटीन्स हैं, इनका काम होता है बिना एटीपी की रिक्वायरमेंट के अंदर फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन करवाने का, ठीक है। अब हमारी बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड होते हैं और इनका फार्माकोलॉजी के अंदर क्या रोल होता है। तो इंपॉर्टेंस इन फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, हमारी बॉडी जो है उस ड्रग्स के अगेंस्ट में क्या एक्शन लेगी, हमारी बॉडी जो है वो कैसे रिएक्ट करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर सकती है, हमारी बॉडी के पास में कुछ स्पेशल जगह पे स्पेशल टाइप की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं जो कि उस ड्रग्स को एब्सॉर्ब करवाने में और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट, हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स होंगे वो हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होंगी, जो कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग्स के अगेंस्ट किस तरीके से काम करेगी। तो ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होने से क्या होगा, जो हम ओरल रूट से जो भी ड्रग्स लेंगे उसको एब्सॉर्ब करवाने का काम जो है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो ये वहां पे लोकेटेड होते हैं। फिर एब्सॉर्ब होने के बाद में जब ड्रग का यूज हो जाएगा तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उसके जो टॉक्सिन्स होंगे, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारी किडनी के अंदर ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होंगी, जो कि यूरिन के थ्रू ड्रग्स को या फिर टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालने का काम करेंगी। अदरवाइज हमारे हिपैटिक, हमारे लीवर के अंदर भी ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बाइल के थ्रू उन टॉक्सिक वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये कुछ टॉक्सिक वेस्ट या फिर हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको डिपोजिशन करवा लेते हैं हमारी सेल के आसपास या टिश्यूज के आसपास, जो है उनको डिपोजिशन करवा लेते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट भी पड़ सकता है उसका। देन सेकंड नंबर पे है इम्पैक्ट ऑन ड्रग इफेक्टिवनेस। तो इससे दूसरा इसमें क्या होगा, हमारे पास में ट्रांसपोर्टर मेम्ब्रेन के होने की वजह से हमारे ड्रग्स का क्या इफेक्टिवनेस होगा हमारी बॉडी के ऊपर, उसके बारे में भी हम इसमें पता कर सकते हैं। इसमें इन्फ्लुएंस फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है हमारी ड्रग्स जो है वो बॉडी के साथ में क्या करेगी, हमारी ड्रग्स जो है वो किस तरीके से एक्शन परफॉर्म करेगी हमारी बॉडी के अगेंस्ट। तो ड्रग्स जो है वो रेजिस्टेंस हो सकती है, हमारी ड्रग्स जो हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर लेस इफेक्टिव हो सकती है, हमारी बॉडी के ऊपर काम ही नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारी सेल जो है वो उसको सेल के अंदर आने ही नहीं दे रही है, ड्रग्स जो है उसको रेजिस्ट कर रही है। जैसे कि हमारे कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि हमारी सेल्स जो होती हैं उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो ड्रग्स को सेल के अंदर जाने ही नहीं देते हैं, सेल के अंदर नहीं जाएगी ड्रग्स तो उसका इफेक्ट भी नहीं आएगा। इसी वजह से कैंसर को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैंसर सेल्स जो होती हैं वो
ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो फॉलो करने लग जाती हैं, अपने आप को म्यूटेट करके, अपने आप में चेंजेस करके वो ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करने लग जाती हैं, जिस वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड टॉक्सिसिटी, और हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी भी क्रिएट हो सकती है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा। तो इसके ये मेन फंक्शन थे। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? तो डेफिनेशन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी ड्रग्स हम किसी भी रूट से लें और वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। हम जिस रूट से, जिस भी जगह से ड्रग्स को हमारी बॉडी में एंटर करवा रहे हैं और उसके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने तक का जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। जैसे कि अगर हम बात करें ओरल रूट की, ओरल रूट में हम माउथ के थ्रू लेते हैं, स्टमक में जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद में वो एब्जॉर्ब होती है हमारे लैक्टियल्स के थ्रू या फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू, और वहां से वो लीवर में जाएगी, लीवर के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर पहुंचेगी, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। अगर हम ड्रग्स को डायरेक्टली वेन के अंदर, ब्लड के अंदर दे रहे हैं, तो हमारा डायरेक्टली ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है, वो डायरेक्टली हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच पा रही है। तो ये इसका क्या मतलब होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है ड्रग के एब्जॉर्ब होने का? नॉर्मली ड्रग को सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के लिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, जैसे ओरल रूट के अंदर। ओरल रूट के अंदर अगर ड्रग को सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचना है तो उसको इंटेस्टाइन की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, तब वो पहुंच पाएगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है, अभी आपको बताया कि इंट्रावेनस ड्रग अगर हम दे रहे हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर पहुंच जाती है, तो उसको किसी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स में ड्रग आप कहाँ से दे रहे हो, किस रूट से दे रहे हो, वहां से देने से लेकर के आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने तक का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, इंट्रावेनस, जो कि आप डायरेक्टली ब्लड के अंदर देते हो, ठीक है। देन कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि इस ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? आप कौन से रूट से ड्रग को दे रहे हो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे ओरल रूट, अगर ओरल रूट से दे रहे हो तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन थोड़ा धीरे होगा, ठीक है, लेट होगा, क्योंकि उसे ओरल से हमारे इसोफेगस, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वहां जाएगी, देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में लीवर में, लीवर के बाद में वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। अगर हम पेरेंटल रूट की बात करें तो पेरेंटल रूट में हम डायरेक्टली ड्रग को जो है वो आईवी रूट से, आईएम रूट से जो है, या सबक्यूटेनियस रूट से हमारे ब्लड के अंदर एडमिनिस्टर करने का काम करते हैं। तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन का जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा। अगर हम सबक्यूटेनियस और मसल की बात करें तो मसल के अंदर ड्रग का एब्जॉर्प्शन सबक्यूटेनियस रूट से जो है वो ज्यादा जल्दी होगा। टॉपिकल रूट में हम ड्रग को जो है वो हमारे स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करते हैं और वहां से ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि स्किन के नीचे जो है वो कैपिलरीज या म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे जो है वो कैपिलरीज होती है, वहां पे ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो पाती है। देन पल्मोनरी का मतलब होगा हमारे लंग्स के थ्रू, हमारे पल्मोनरी जो एल्विलाई होती है वहां पे जो एंडोथेलियल लेयर्स होती हैं उनके थ्रू इन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के रूट्स होंगे जिनके थ्रू ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और हर एक रूट जो है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। आप कौन से रूट से दे रहे हो वो डिपेंड करेगा ड्रग की एब्जॉर्प्शन कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो ड्रग का साइज, शेप, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, या फिर उसका साइज कितना बड़ा या छोटा है, उसकी शेप कैसी है और उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, ये भी ड्रग एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टीशन कोएफिशिएंट, इसका मतलब होता है ड्रग की एक टेंडेंसी होती है कि अपने आप को स्प्लिट कर देता है या दो फेजेस में डिवाइड कर देता है, या तो ये वाटर के अंदर ज्यादा टाइम तक रुक सकता है या फिर ये लिपिड के साथ में ज्यादा टाइम तक रुक सकता है। तो जो भी ड्रग हम दे रहे हैं वो वाटर के अंदर कितना ज्यादा स्टे करती है या फिर लिपिड्स के अंदर कितना ज्यादा स्टे करती है, वो भी हमारे ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। देन फिजियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से होंगे? हमारे एज, सेक्स एक्टिविटी, स्ट्रेस, गट मोटिलिटी, ये सारे के सारे फैक्टर भी क्या कर सकते हैं? ड्रग एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे अगर हम एज की बात करें तो दो डिफरेंट एज ग्रुप को अगर हम लेते हैं, तो जैसे कि इन्फेंट और एडल्ट्स के अंदर, तो इन्फेंट के अंदर अगर हम सेम ड्रग्स दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो है हमें अलग तरीके से मिलेगा, जैसे कि हमें एडल्ट्स के अंदर अलग तरीके से मिलेगा। तो दोनों के अंदर आपको जो इफेक्ट होगा सेम ड्रग का वो अलग मिल सकता है, क्योंकि इन्फेंट के जो ऑर्गन्स हैं
वो कितने डेवलप हैं, किस तरीके से फंक्शन हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही अलग होंगे हमारे एडल्ट से। तो इस वजह से वहाँ पे एज का भी फर्क पड़ता है। देन सेक्स, वो मेल है या फीमेल है, इसके ऊपर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो फीमेल्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर फैट जो होती है वो मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ड्रग का इफेक्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। देन एक्टिविटी, आप कितना एक्टिव रहते हो, आप कितना एक्सरसाइज करते हो, उन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है तो वहाँ पे आपकी ड्रग एब्जॉर्प्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर आप कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करते हो देन वहाँ पे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो धीरे होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रग की एब्जॉर्प्शन स्लो भी हो सकती है। स्ट्रेस, अगर आपको स्ट्रेस है तो उसकी वजह से आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्लो हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस वाली कंडीशन में हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो नॉर्मली हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है या ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाएगा स्ट्रेस के टाइम पे। अगर इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन या फिर ब्लड का फ्लो कम होता है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाएगी स्ट्रेस की वजह से। तो यहाँ पे स्ट्रेस भी एक फैक्टर है। देन गट मोटिलिटी, हमारा गट, हमारा इंटेस्टाइन जो है उसकी मूवमेंट कितनी फास्ट है। अगर हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी फूड है या फिर जो हमारे ड्रग्स है वो जल्दी से हमारे इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगा। अगर हमारी इंटेस्टाइन जो है वो उसकी मूवमेंट धीरे तो बहुत टाइम तक हमारी ड्रग जो है वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पड़ी रहेगी और उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अदर फैक्टर्स कौन कौन से और फैक्टर होंगे जिनकी वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। पीएच, तो हमारे स्टमक की पीएच या फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पीएच जो है वो भी डिपेंड करेगी कि कैसी है। हमारे ब्लड की पीएच भी डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो पीएच के ऊपर काम करती भी हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा लेस इफेक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच भी रोल प्ले करता है। देन है जैसे कि अगर पीएच की हम बात करते हैं तो हम इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन को अगर हम ओरल रूट से लेते हैं तो हमारा स्टमक के पीएच की वजह से इंसुलिन जो है उसकी स्ट्रक्चर खराब हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी ड्रग्स हैं जो पीएच की वजह से हम ओरल रूट से नहीं ले सकते हैं। देन स्टेट एंड पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग्स, आप जो है जो ड्रग है उसको कौन सी फॉर्म में दे रहे हो और उसके पार्टिकल्स का साइज क्या है, इससे भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। कंसंट्रेशन, आप जो ड्रग्स दे रहे हो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, अगर आप ज्यादा कंसंट्रेशन दोगे तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, कम कंसंट्रेशन देते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कम होगा। एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, आप जो ड्रग्स दे रहे हो वो किस एरिया में दे रहे हो और उस एरिया की सरफेस कितनी है, वहां पे कितना एरिया है ड्रग को एब्जॉर्ब करने वाला। जैसे कि अगर हम इंटेस्टाइन के अंदर बात करें तो इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई होते हैं और वह माइक्रोविलाई जो होते हैं वो इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ज्यादा होगा। ठीक है, देन रेट ऑफ ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो जो होगा वो ज्यादा स्पीड में होगा तो वहां पे ब्लड की ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो होगी वह ज्यादा होगी, अगर स्लो ब्लड फ्लो होगा तो वहां पे ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी। देन फार्माकोसुटिकल फैक्टर्स, इसके अंदर जैसे कि जो ड्रग बनाई गई है उसके अंदर क्या कंपोजिशन है, कौन कौन सी चीजें जो है उसको मिक्स करके बनाई गई है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। उसके अलावा फर्स्ट पास इफेक्ट, इसको हम प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, कि हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही ड्रग जो है वो मेटाबलाइज हो जाती है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये भी हमारे ड्रग की एब्जॉर्प्शन में एक इन्फ्लुएंस कर सकता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है यार, नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो हमारे कौन कौन से रूट्स होंगे जिनको हम ड्रग्स देने के लिए यूज करते हैं और उनके क्या इम्पैक्ट होंगे। तो अलग अलग रूट्स के अलग अलग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ओरल रूट, अगर हम ओरल रूट से किसी भी ड्रग्स को दे रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, मेनली अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर जो पोर्शन होगा वहां पे इनका एब्जॉर्प्शन ज्यादातर होता है। देन उसके बाद में अगर हम बात करें पेरेंट्रल रूट में मेनली हम आईवी यूज करते हैं और आईवी के अंदर हम ड्रग को डायरेक्टली कहाँ पे डालते हैं, हमारे ब्लड के अंदर, तो आपको फास्ट एक्शन मिलेगा। अगर हम पेरेंट्रल रूट के अंदर इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस की बात करें तो अगर हम इंट्रामस्कुलर के थ्रू दे रहे हैं तो वो सबक्यूटेनियस से ज्यादा जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी वहां पे। ठीक है, और इनका इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का वो कैसे होगा, कैपिलरीज के थ्रू। मसल्स के अंदर जो कैपिलरीज हो, सबक्यूटेनियस रूट के अंदर जो कैपिलरीज होंगी वहां पे ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी, और आईवी के अंदर हम डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही डाल देते हैं। टॉपिकल एंड पल्मोनरी रूट, टॉपिकल और पल्मोनरी रूट के अंदर इनका यूज हम स्पेसिफिक कंडीशन में करते हैं और ये भी क्या करते हैं, ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करने का काम करती है। देन हम बात करते हैं बायोबिलिटी ऑफ ड्रग्स। बायोबिलिटी ऑफ ड्रग का क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस सर्कुलेशन अनचेंज्ड। ठीक है, जो भी हम डोज दे रहे हैं
हम जो भी डोज दे रहे हैं वो हमारी डोज अनचेंज्ड फॉर्म में जितनी हमने दी है उतनी ही अमाउंट के अंदर वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है कि नहीं, ठीक है। इसी को हम बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो जितनी हम ड्रग्स देते हैं ओरल रूट से मेनली वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में उसी अमाउंट में नहीं पहुंचती है। कुछ अमाउंट जो होता है वो पहले ही ब्रेक डाउन होता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। हमने कितनी ड्रग्स दी है और कितनी अमाउंट के अंदर वो जो ड्रग है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंची है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कौन कौन सी चीजें इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट, कि आपकी जो ड्रग है वो कितनी जल्दी कितनी फास्ट एब्जॉर्ब हो रही है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कि वो लीवर से होकर के जा रही है तो वहां पे क्या होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से ड्रग की कुछ अमाउंट जो होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और कुछ अमाउंट जो होगी वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाएगी, ठीक है। तो ये फैक्टर होंगे जो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। थर्ड है इसमें क्लिनिकल रेलिवेंस, एसेंशियल फॉर ड्रग रिक्वायरिंग प्रिसाइज डोज कंट्रोल। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि हमें कितने अमाउंट के अंदर ड्रग की डोज को प्रिपेयर करना है ताकि हम सही अमाउंट के अंदर ड्रग को दे पाए और उसका आपको सही इफेक्ट मिल पाए, ओके। देन हम बात करते हैं बायो इक्विवेलेंस ऑफ ड्रग्स। बायो इक्विवेलेंस ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब होता है, ड्रग्स आर बायो इक्विवेलेंट इफ दे आर कंटेन सेम एक्टिव एजेंट, स्ट्रेंथ, डोज फॉर्म एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोई भी ड्रग्स बायो इक्विवेलेंस कैसे हो सकती है, जब कोई भी दो ड्रग्स जिनमें सेम एजेंट्स हो, सेम स्ट्रेंथ हो, डोजेस फॉर्म भी सेम हो और रूट भी सेम हो, हमारी बॉडी के अंदर ड्रग को देने का रूट भी सेम हो, इसको हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बायोअवेलेबिलिटी शुड बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, और इन दोनों ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन होगी और बायोअवेलेबिलिटी होगी वो आइडेंटिकल होती है, एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो सकती है। तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास में दो ड्रग्स हैं, एक हमारे पास में जेनरिक ड्रग है और दूसरी हमारे पास में किसी ब्रांड की ड्रग है। दोनों ही कंटेन करती है 100 mg इबुप्रोफेन, ठीक है। एक जेनरिक है, ब्रांडेड है। दोनों के अंदर ही क्या है, 10 mg इबुप्रोफेन है और दोनों ही हम ओरल रूट से लेते हैं। बोथ वर्जन डिजोल्व एट द सेम रेट, और दोनों ही वर्जन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सेम रेट से डिजोल्व होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, और हमारे ब्लड के अंदर सिमिलर लेवल पे पहुंच पाते हैं मेटाबोलाइज होने के बाद में, और सेम टाइम फ्रेम के अंदर पहुंच पाते हैं, ठीक है। और इस टाइप के ड्रग्स को ही हम क्या बोलते हैं, बायो इक्विवेलेंस ऑफ ड्रग्स, जिसमें हमारी दो ड्रग्स सेम आइडेंटिकल सेम तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं। इसी को हम बायो इक्विवेलेंस ऑफ ड्रग्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं थेरापेटिक इक्विवेलेंस। थेरापेटिक इक्विवेलेंस का क्या मतलब होगा, जब कोई भी दो ड्रग्स जब सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दें उसी को हम क्या बोलेंगे, थेरापेटिक इक्विवेलेंस। जैसे कि हम दो ड्रग्स लाते हैं और उसका यूज करते हैं हमारे फीवर को ठीक करने के लिए। आप फीवर को ठीक करने के लिए आप क्रोसिन भी ले आते हो, आप पैरासीटामोल या फिर डोलो भी ले आते हो। दोनों ही अलग अलग ब्रांड की हैं, बट दोनों का इफेक्ट क्या है, फीवर को ट्रीट करना। तो इस तरीके से हमारी जो दो डिफरेंट कैटेगरी की जो ड्रग्स होंगी जिनका सेम फंक्शन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, थेरापेटिक इक्विवेलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये केमिकली जो है ये डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से, इनकी कंपोजिशन जो होगी वो डिफरेंट हो सकती है, बट इनका थेरापेटिक इफेक्ट, इनका जो इफेक्ट होगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि डिफरेंट ब्रांड की कोई ड्रग है, एंटीहिस्टामाइन मेडिकेशन, दोनों जो है डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिलकर के बने हुए हैं, बट इनका यूज जो होता है वो सिमिलर होगा। ये दोनों का काम क्या होगा, एलर्जीज को ट्रीट करने का होगा। इनके केमिकल कंपोजिशन अलग होने के बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं, एलर्जीज को कम करने का काम कर रहे हैं और इनको थेरापेटिकली इक्विवेलेंस बना रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सेम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, थेरापेटिक इक्विवेलेंस। तो ये था हमारे टॉपिक्स आज के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पे आपको इससे रिलेटेड कंटेंट जो है हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।